हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन को हमने पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो हमने तीनों पार्ट की अलग अलग बना दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके पहले वो तीनों पार्ट देख लीजिए। उसके बाद हैं जो हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो जल्दी से जाइए, आप पहले वो वीडियो देखिए और बाद में इस वीडियो को देखिए। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो चलिए अब हम चलते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहले इसमें लेसन के बीच में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे वो करते हैं। जी हाँ, ये पेज नंबर 10 पे दिए हुए हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। जो जंक शॉप में जो ऑथर हैं उनको क्या मिला था। इसके आंसर है जो नीचे आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द ऑथर फाउंड ए रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप। इसमें इतना ही पूछा है कि क्या मिला है, तो हम उतना ही बताएंगे कि हमें क्या मिला था, आगे ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट आपका है, व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉर। सीक्रेट ड्रॉर में उनको क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। आपको क्या लगता है कि वह वहाँ किसने रखा था। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स इन ए सीक्रेट ड्रॉर, इट हैड ए लेटर इन इट। जिसके अंदर एक लेटर था। मिसिस कोनी मैकफरसन हैड पुट द लेटर इन इट। श्रीमती कोनी मैकफरसन ने इस पत्र को रखा था। तो ये आपके दोनों हो गए। तो चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है पेज नंबर 14 पर। उम्मीद है अगर आपने लेसन को ढंग से पढ़ा है तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। भी यहाँ पे पेज नंबर 14, जी हाँ ये रहे क्वेश्चन आंसर आपके। तो फर्स्ट आपका, हु हैड रिटन द लेटर टू वोम एंड व्हेन। ये पत्र किसने किसको और कब लिखा। तो आप क्या लिखोगे, मिस्टर जिम मैकफरसन रोट दिस लेटर। जिम मैकफरसन ने पत्र लिखा था। ही रोट इट टू हिज वाइफ। उन्होंने इसे अपनी पत्नी के लिए लिखा था। मिसिज कोनी मैकफरसन, इट वॉज रिटन ऑन दिसंबर 26, 1914। 26 दिसंबर 1914 को यह लेटर लिखा गया था, यानी क्रिसमस के एक दिन बाद। नेक्स्ट आपका है, व्हाई वॉज द लेटर रिटन, व्हाट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। कि पत्थर क्यों लिखा गया था, वह अद्भुत चीज़ क्या थी जो घटित हुई थी। तो आप आंसर लिखोगे, द लेटर वॉज रिटन बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपन्ड। द वंडरफुल थिंग वॉज द क्रिसमस पार्टी, फुटबॉल मैच एंड एक्सचेंज ऑफ कैरल्स ऑफ द फाइटिंग इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर ऑन द नो मैन्स लैंड। ये पत्र लिखा गया था, अद्भुत घटना हुई थी उसके बारे में। क्या हुई थी घटना, क्रिसमस की पार्टी हुई थी, फुटबॉल का मैच हुआ था और क्रिसमस गीत का आदान प्रदान हुआ था। कब, युद्ध के बीच में, जब ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हो रहा था। सॉरी, जर्मन के बीच, जर्मन और इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट आपका है थर्ड, व्हाट जॉब डिड हैंस वोल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर। जो जिम मैकफरसन और हैंस वुल्फ है वो क्या काम करते थे जब वो सोल्जर नहीं थे। आप क्या लिखोगे, व्हेन दे वर नॉट सोल्जर हैंस वोल्फ यूज्ड टू प्ले cello in an orchestra and Jim McPherson did the job of a school teacher। कि जो हैंस वुल्फ है वो तो क्या चेलो वाद्य यंत्र बजाते थे और जिम मैकफरसन वो एक अध्यापक थे। नेक्स्ट आपका है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, व्हाई डिड ही से ही न्यू इट। कि हैंस वुल्फ, क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गया था, उसने यह क्यों कहा कि वह उसे जानता था। तो आप लिखोगे नो, क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा था कि उसने बताया तो था कि वह इंग्लैंड के बारे में जानता है, लेकिन उसने बाद में हमने लेसन में पढ़ा था कि वह वहाँ कभी गया नहीं है। उसने तो जो भी चीज़ें पता है वो कहाँ से, किताबों से ही सीखी है।
तो चलिए अब हम इसको करते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो, हैंसवोल्फ हैड नेवर बीन टू डोरसेट. He knew it because he had learned all from school and from reading books in England. मैंने आपको आंसर बताया, सेम हमने वही लिखा है। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं, 5वां क्या है? डू यू थिंक जिम मैकफर्सन कैम बैक फ्रॉम द वॉर? हाउ डू यू नो दीज? आप क्या सोचते हैं कि क्या जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया था? आप यह कैसे जानते हैं? तो हम लिखेंगे आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक. मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो वापस नहीं आया। फ्रॉम द वॉर द ऑथर वेंट टू मीट मिसेस मैकफर्सन. द मैट्रॉन ऑल्सो टोल्ड दैट मिसेस मैकफर्सन हैड नो फैमिली. जी हाँ, हमने थर्ड पार्ट में पढ़ा था कि जो प्रधान नर्स थी उसने बताया था कि उसके कोई फैमिली नहीं है। अगर वो वॉर से आ गया होता तो उसकी फैमिली ज़रूर होती। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर, जो कि हमें पेज नंबर 15 पे ही दिए हुए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रीडपोर्ट? लेखक ब्रीडपोर्ट क्यों गया था? तो आप लिखोगे द ऑथर वेंट टू ब्रीडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसिज कॉनी मैकफर्सन. वह श्रीमती कॉनी मैकफर्सन की खोज में गया था। नेक्स्ट आपका है हाउ ओल्ड वॉज मिसिज मैकफर्सन नाउ? वेयर वॉज सी? मिसिज मैकफर्सन की उम्र कितनी थी और वह कहाँ थी? क्या लिखेंगे? मिसिज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड. शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम. वह 101 साल की थी और बर्लिंगटन नर्सिंग होम में थी। चलिए नेक्स्ट इसके हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि पेज नंबर 16 पर हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है? Who do Connie MacPherson think her visitor was? जी कोनी मैकफर्सन अपने जो मिलने आता था को कौन समझ बैठी थी, या जो मिलने आया था जो लिखा गया था उसको क्या समझ बैठी थी? तो आप क्या लिखोगे? कनी मैकफर्सन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफर्सन. उसने सोचा कि उसका पति जिम आया है। नेक्स्ट आपका है में सेकंड, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? कि पार्ट में कौन से वाक्य से आपको ऐसा लगता है कि जो विजिटर था उसने अपनी पहचान छुपाने का प्रयास नहीं किया? हम लिखेंगे आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कैम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट. कि मैं उनका मित्र हूँ और उनके लिए एक लेटर लेकर आया हूँ। दिस सेंटेंस शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी. इस वाक्य से ये लगता है कि जो विजिटर था अपनी पहचान छुपाने का प्रयास नहीं किया। तो नेक्स्ट इसमें यहीं से लेसन कंप्लीट होने के बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो चलिए अब हम वो भी कर लेते हैं। लेसन के जो बीच में थे अभी हमने वो की हैं, अभी जो लेसन के आप पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं तो वो करते हैं। इसके आंसर जो काफ़ी बड़े हैं, पर चलिए हम मिलकर आराम से कर लेंगे और उम्मीद है आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो फर्स्ट है आपका फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. कोनी ने कितने समय तक वो जो पत्र है उसको पास रखा था? अपने उत्तर को कारण दीजिए। आई थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर फॉर ऑलमोस्ट 70 to 75 ईयर. द फॉलोइंग रीज़न, लगभग कितने 70 से 75 साल तक शायद उसने संभाल कर रखा था। और इसका रीज़न क्या है? तो चलिए अब हम रीज़न पे ध्यान देते हैं। फर्स्ट, द जंक सेलर हैड टोल्ड दैट द डेस्क वॉज ऑफ अर्ली 19th century. जो कबाड़ की दुकान वाले ने बताया था कि वो जो टेबल था वो कितने लगभग 19वीं शताब्दी की शुरुआती वर्षों की थी, है ना। सेकंड क्या है? द लेटर वॉज डेटेड 26 दिसंबर 1914. नेक्स्ट आपका नाउ मिसिज मैकफर्सन वॉज 101 ईयर ओल्ड. अब देखिए तीन ही रीजन से हम समझते हैं कि पहला रीजन कि वो जो दुकानदार ने उसे बेचा था तब कहा था कि यह शुरुआती दिनों का 19वीं शताब्दी के, ठीक है। और लेटर पे जो डेट लिखी हुई थी वो क्या थी?
14, तो इसे हम समझ सकते हैं उसके बीच में लगभग काफ़ी वर्षों का गैप है। और जो मिसिज को जिम मैकफर्सन है उसकी उम्र भी अब कितनी हो चुकी है, 101 साल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। आपके विचार से जो डेस्क है वो कब बेचा गया होगा। आई थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड बिकॉज it had badly got scratch marks all down one side. I had been sold when Mrs. Macpherson left her house to live in Brington House nursing home. मेरे विचार से जो डेस्क है वो कब बेचा गया था, क्योंकि उसके झुलसने के निशान थे, और तब बेचा गया होगा जब जो जिम मैकफर्सन है वो नर्सिंग हाउस में गई होंगी, अपना घर छोड़कर वहाँ गई होंगी, तब शायद उन्होंने उसे बेच दिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम और स्पोर्ट्स आर गुड वे टू रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री। क्या आप सहमत हो कि खेल कूद जैसी चीज़ों से हम जो आपसी रंजिश हैं उसको मिटा सकते हैं। जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज of resolving conflicts because they do not kill anyone and make children orphan and wives widow. Yes, I agree to these concept. कहता है कि खेल से क्या होगा कि कोई बच्चे हैं वो अनाथ नहीं होंगे, कोई औरतें हैं वो विधवा नहीं होंगी, लड़ाई नहीं होंगी, कोई मरेंगे नहीं। तो मेरे हिसाब से भी यह बहुत अच्छा तरीका है, मैं सहमत हूँ। तो जाहिर सी बात है अगर जो लड़ाई है ऐसे सॉल्व हो जाती है तो बेटर तरीका है, क्योंकि किसी के जान माल की हानि नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। आप क्या सोचते हैं कि दोनों सेनाओं के सैनिक हैं वो एक जैसे हैं या एक दूसरे से अलग हैं, अपने उत्तर में समर्थन भी लिखिए। तो चलिए हम देखते हैं आप क्या लिख सकते हो। आई थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि जो दोनों सेनाएं हैं वो एक जैसी हैं, उनके सोल्जर हैं वो अलग अलग नहीं हैं। ऑन क्रिसमस दे विश्ड ईच अदर, क्रिसमस के दिन उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। हैप्पी क्रिसमस टू मी, सेम टू यू फ्रिज, ये हमने लेसन में पढ़ा था। दे शेयर्ड स्नैप्स रम एंड सॉसेज, दे प्लेड फुटबॉल ऑन नो मैन्स लैंड, दे एक्सचेंज कैरल, इवन जिम सेड बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस एंड द एंड ऑफ द वॉर दे वुड लाइक टू गो होम बैक एंड see the family. These are the evidence from the story. ये क्या कहा कि जब वो मिले थे तो उन्होंने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी थी और अपना जो गोश है, रम है, वो शेयर किया था, और उन्होंने अपना क्रिसमस गीत का भी आदान प्रदान किया था। इससे ये लगता है कि वो दोनों, या ये सबूत हैं कि वो दोनों चाहते थे या दोनों की जो सोच है वो एक जैसी थी। नेक्स्ट आपका है, mention the various way in which the British and the German soldier became friendly and find things in common at Christmas। कि उन सभी तरीकों का जिक्र कीजिए जिनमें ब्रिटिश व जर्मन सैनिक मित्र बन गए, यानी उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। उन चीज़ों को ढूंढिए जो क्रिसमस पर समान थी, मतलब जो दोनों में गुण एक जैसे थे। तो चलिए जिली है ये बहुत आसान कर लेते हैं। द विशिंग ऑफ हैप्पी क्रिसमस, द शेयरिंग ऑफ स्नैप्स रम एंड सॉसेज, द प्लेइंग ऑफ फुटबॉल मैच ऑन द नो मैन्स लैंड एंड द एक्सचेंजिंग ऑफ कैरल्स और द वेरियस वे दैट मेक द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स, मिगलिंग ऑफ ब्रेथ, longing for peace and home etc are the things in common at Christmas। ये चीज़ें हैं वो कॉमन थी क्रिसमस के दिन। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इट इज
वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कोनी का क्रिसमस का उपहार क्या है और यह विश्व का सर्वोत्तम उपहार क्यों है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेन लेसन के नाम से हमें पता चलता है ऐसा नाम क्यों रखा गया था, तो इस आंसर से हमें पता चलेगा। तो चलिए कर लेते हैं। कोनीज हस्बैंड जिम इज हर क्रिसमस प्रेजेंट। कि कोनी का पति जिम उसके लिए क्रिसमस उपहार है। इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बिकॉज फॉर ए वाइफ विदाउट हस्बैंड द वर्ल्ड इज इंस्पायर्ड। लोग कहती है कि बिना पति के एक पत्नी के लिए यह संसार फीका रह जाता है। उसका पति का आना ही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल। क्या जो लेसन का नाम है वो सही है या आपको हिसाब से बताओ, और आप क्या अगर नाम देना चाहो या एक और टाइटल देना चाहो तो आप क्या दोगे। चलिए देखते हैं। आई थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट। कि मेरे हिसाब से जो टाइटल है वो सही है। द स्टोरी ओपन्स डेवलप्स एंड कंक्लूड्स अराउंड दिस टाइटल। जो कहानी का शीर्षक है वो चारों ओर आरंभ होती है, विकसित होती है और अंत होती है। इज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर कोनी। देयर कैन बी नो अदर टाइटल सुटेबल फॉर द स्टोरी। इस स्टोरी के लिए कोई दूसरा टाइटल सुटेबल नहीं है, मतलब जो नाम दिया हुआ है ये बेस्ट है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। जो पास्ट टेंस के वर्ब दी हुई है आपको उसको अंडरलाइन करना है। तो टेंस में आपको बहुत जल्द करवाऊंगा। अभी आपके नाउन है वो चल रहे हैं, उसकी वीडियो तैयार है, बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक के साथ साथ आपके जो ग्रामर के सारे टॉपिक हैं वो इजीली आपको करवाए जाएंगे। आपको एक बार टॉपिक देखने पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अभी इसमें आपको वो देखना है जो पास्ट टेंस की, मतलब पास्ट टेंस में या तो फॉर्म सेकंड यूज होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो कौन सी होगी वो देखनी है आपको। तो मोस्टली इसमें जो सेकंड फॉर्म दी हुई है या हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सी इज एमआर दी हुई होगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आपको वॉज वर्ब दी हुई होगी पास्ट टेंस की, और हैड दी हुई होगी। तो अगर ये आपको नज़र आती है तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना, मतलब वो पास्ट टेंस की है। नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में वर्ब की सही फॉर्म है जो फिल करनी है। तो ये भी एक तरह का टेंस का ही पार्ट है। तो चलिए मैं आपको फिर बता देता हूँ। जब हम टेंस करेंगे तो इसको एक बार दोबारा ज़रूर करेंगे। तो फर्स्ट में जिसमें कैम आएगी, उसके बाद टोन, उसके बाद आस्क्ड, उसके बाद हैपन्ड, फिर सैड, हैड क्वार्रल्ड, हैड बीटन, हैड टायर्ड, हैड टोल्ड, हैड चेस्ड, हैड फॉलन एंड हैड टॉर्न। ये इसकी आएगी। नेक्स्ट देखते हैं अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इनटू कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट। आपको जो वर्ब आपको नीचे जो वर्ब दी हुई है उसको अंडरलाइन करना है, उसको पास्ट और अर्लियर पास्ट में अलग अलग लिखना है। तो ये मैंने इमेज दे दी है, ये आप इमेज दे के समझ जाना इसमें आपको कैसे अलग अलग करनी है। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट आपको फ्रेजल वर्ब है जो ढूंढनी है, ये मैं आपको टॉपिक है जो ज़रूर करवाऊँगा, उसके साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसको इतना ही करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेसन से रिलेटेड कुछ पैसेज हैं वो आपको ज़रूर करवाऊँगा। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन से रिलेटेड कुछ पैसेज हैं वो करेंगे।